स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तौहीद क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है कक्षा 10 का विज्ञान विषय के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं और हम आपको कराएंगे कुल प्रश्न विज्ञान विषय के कुल 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों से 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखते हैं प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। आप ये छोटा सा फॉर्मूला जान सकते हो कि जिन माध्यमों का घनत्व अधिक होता है, घनत्व अधिक होगा तो उन माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। तो देखते हैं हमारा केरोसिन, बेंजीन, क्वार्टज इन सभी में जल की अपेक्षा घनत्व अधिक होता है। तो हमारा ऑप्शन होगा जल। निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो इन चारों में जो हमारे जो ऑप्शन है केरोसिन, बेंजीन और क्वार्टज, इनका घनत्व जल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। तो जिन माध्यमों में माध्यमों का घनत्व कम होगा उन माध्यमों में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। तो हमारा ऑप्शन है जल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। ये ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के अंदर जो ट्रिक है आप ध्यान से पढ़ सकते हो, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। यानी निकट दृष्टि दोष के अंदर निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो इसलिए जो हमारा 25 सेंटीमीटर ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी निकट दृष्टि दोष में 25 से अधिक भी देखी जा सकती है अनंत पर, तो या अनंत से कम दूरी। तो जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है वो होता है अनंत से कम दूरी पर। और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो निकटतम बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो मानव नेत्र के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है उल्टा, लेकिन हमें दिखाई देता है सीधा। वो मस्तिष्क की क्रियाशीलता के कारण हमें प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। लेकिन मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो होता है उल्टा। तो सीधा प्रतिबिंब नहीं बनता, सीधा दिखाई देता है मस्तिष्क के कारण। तो याद रखेंगे मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो होता है उल्टा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो उत्तल लेंस दूरदृष्टि में यूज किया जाता है। किसी भी प्रकार के दृष्टि दोष के लिए अवतल दर्पण या आप कह सकते हो दर्पण का यूज नहीं करते। दर्पण का यूज परावर्तन के लिए होता है। तो दर्पण ही दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। और जो हमारा उत्तल लेंस है वो दूरदृष्टि दोष में यूज होता है। तो आंसर होगा हमारा अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में अवतल लेंस का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देख सकते हैं आप, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे वक्रता त्रिज्या दी है 40 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के अंदर संबंध F बराबर R/2। आर हमारा 40, तो 40/2, 40 को 2 से भाग करोगे 20, तो फोकस दूरी होगी हमारी 20। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यदि दर्पण अवतल दर्पण होगा तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। यदि दर्पण उत्तल दर्पण होगा तो फोकस दूरी धनात्मक होगी। तो इस प्रश्न के अंदर कोई भी दर्पण अवतल या उत्तल नहीं लिखा, तो इसलिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी वक्रता त्रिज्या का आधा। यहाँ पे ध्यान रखोगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक यानी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और अगर अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का नाम नहीं है तो हमारी फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा समान आकार का बनता है।
अवतल दर्पण के द्वारा हमारा प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण, ये इसका हो गया हमारा P, फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C। तो अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा समान आकार का होता है। कब होता है? जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हो, तो ये हमारा प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हो, तो हमारा आंसर होगा वक्रता केंद्र C पर। मैं बता देता हूँ आपको, फोकस बिंदु पर होगी तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा। अनंत पर वस्तु रखी होगी तो फोकस बिंदु पर बनेगा, वास्तविक उल्टा में वस्तु से छोटा। ध्रुव P व फोकस F के बीच रखी होगी तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी। तो चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लेंस का आवर्धन होता है। तो लेंस का जो हमारा आवर्धन होता है, आवर्धन की परिभाषा प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो वस्तु की प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा V/U। ये प्रतिबिंब वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन होगा हमारा V/U। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो समीकरण होती है। ऑक्सीजन का योग होगा तो उपचयन, और अगर ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो अपचयन। तो यहाँ पे पूछा गया है ऑक्सीजन का योग, तो ऑक्सीजन का योग होगा हमारा उपचयन अभिक्रिया। तो हम नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं। तो आपतित किरण देख सकते हो हम, आपतित किरण ये हमारी पृष्ठ हो गया, परावर्तन पृष्ठ, ये हमारी आपतित किरण, और ये हमारा अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। आपतित अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण। तो यहाँ पे पूछा गया है आपतित किरण, तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण होता है हमारा आपतन कोण। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध है। तो ध्यान रखेंगे, अपवर्तनांक होता है हमारा और क्रांतिक कोण होता है हमारा C। तो N और C में जो रिलेशन होता है N बराबर 1/sin C। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, परावर्तन की घटना में आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R में संबंध होता है। तो आपतन कोण I और परावर्तन कोण R में जो हमारा संबंध होगा, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। ये आपतित किरण यहाँ से परावर्तित हुई, अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन होगा I बराबर R। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी दर्पण की फोकस दूरी F, बिंब की दूरी U तथा प्रतिबिंब की दूरी V में संबंध होता है। आप सभी जानते हो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो हमारा ऑप्शन होगा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ऑप्शन नंबर C। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो आप जानते हो निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें Li यानी इस सक्रियता श्रेणी का यूज करना चाहिए। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ध्यान रखेंगे, जो धातुएं सक्रियता श्रेणी के अंदर हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं, वे अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, और जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं, वे अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेंगी। तो निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती। आप देख सकते हो पोटेशियम, पोटेशियम ऊपर की साइड है, और कॉपर, हमारा कॉपर देख सकते हो आप, कॉपर नीचे की साइड है, जिंक ऊपर और लिथियम भी ऊपर है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा कॉपर। तो निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यदि वीडियो आप लाइक करें, कमेंट करें। प्रश्न नंबर हमारा 13 यानी 13,
कार्बनिक यौगिक CH3 C डबल बॉन्ड OH में प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होता है, तो ये हमारा C, इसे हम प्रदर्शित करते हैं COOH। ये हो गया हमारा COOH। तो COOH होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हमारा प्रकार्यात्मक समूह होगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, इंसुलिन नामक हार्मोन्स स्रावित होता है। तो इंसुलिन नामक हार्मोन्स जो लार लार मुंह के अंदर पाई जाती है, अग्नाशय से ही इंसुलिन नामक हार्मोन्स स्रावित होता है, जिससे मधुमेह नामक बीमारी होने की संभावना होती है। तो आंसर होगा हमारा अग्नाशय। अमाशय के अंदर जो हमारा होता है वो पेप्सिन है, हमारा ट्रिप्सिन, ये इस प्रकार के एंजाइम एंजाइम और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स स्रावित होता है। तो अग्नाशय से होगा इंसुलिन नामक हार्मोन्स। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। मानव हृदय में वेश्म होते हैं। तो मानव हृदय में हमारे वेश्म होंगे 4, 2 आलिंद और 2 नीले। तो ध्यान रखेंगे, मानव हृदय में वेश्म होते हैं, मानव हृदय में वेश्म होते हैं 4, 2 आलिंद और 2 नीले। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, कुपिकाएं पाई जाती हैं। देख सकते हो आप प्रश्न नंबर 15, कुपिकाएं पाई जाती हैं। तो कुपिकाएं पाई जाती हैं हमारे फेफड़ों के अंदर, छोटे छोटे जो होते हैं फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे वायु के बुलबुले होते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन भर जाती है, जिसे क्या कहते हैं, कुपिकाएं। तो वो हमारी फेफड़ों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, तो रासायनिक सूत्र नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मलेरिया परजीवी है। तो ये हमारा प्रोटोजोआ, लिशमैनिया, प्लाज्मोडियम और इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा मलेरिया नामक रोग होता है वो होता है हमारा प्लाज्मोडियम। ये मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है, और मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के अंदर जो होता है वो प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ का नाम होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर फलस्वरूप जो पदार्थ बनेंगे वो होंगे हमारे उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ का नाम उत्पाद होगा। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं हमारे अभिकारक, और बनने वाले जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं हमारे उत्पाद। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी होती है धमनी होती है। हृदय से जो शुद्ध रुधिर शरीर के अंदर स्थानांतरित होता है वो हमारी धमनियाँ। शिराएं होती हैं हृदय शरीर से जो अशुद्ध रक्त हृदय के अंदर स्थानांतरित होता है वो हमारी शिराएं। कोशिका जीवन की मूल इकाई, ध्यान रखेंगे, कोशिका जीवन की मूल इकाई। तो सबसे छोटी रक्त वाहिनी होगी हमारी वेना केव। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में अपारदर्शी है। 5, प्रकाश स्थानांतरित हो जाता है, यानी प्रकाश निम्न में अपारदर्शी है, निम्न में अपारदर्शी है। तो हमारा अपारदर्शी यानी वह माध्यम जिससे प्रकाश आर पार नहीं निकल सकता, वो होता है हमारा अपारदर्शी माध्यम। तो कहाँ से आप देखते हो प्रकाश स्थानांतरण हो जाता है, वायु से भी हो जाता है, प्लास्टिक से भी हो जाता है, नहीं होता तो मिट्टी से। तो हमारा ऑप्शन होगा मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में एल्काइन श्रेणी है। तो इनके अंदर हमें बतानी है एल्काइन श्रेणी किसके अंदर है। यहाँ आप देख सकते हो एल्कोहलिक है, तो इसके अंदर एल्काइन श्रेणी नहीं होगी। एल्काइन श्रेणी जो होती है हमारा जो एल्काइन जो श्रेणी होती है उसकी पहचान होती है, आप कार्बन का दुगुना करो, 2 घटाओ, तो हाइड्रोजन अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो होगी हमारी एल्काइन। जैसे हमारा 3 दूनी 6 और 2 8, ये होगी हमारी एल्केन। 2 दूनी 4 एल्कीन, 3 दूनी 6 और 2 घटाया तो एल्कीन, ये एल्काइन, सॉरी एल्काइन। तो ये हमारा ऑप्शन होगा C3H4, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न अभिक्रिया के लिए सत्य है। लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन इज इक्वल टू लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड
इसमें कहा गया है लेड अपचयित हो रहा है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे इस प्रकार के जो हमारे प्रश्न होते हैं, जो भी अपचयन या उपचयन होगा वो हमेशा अभिकारक की साइड से होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अब आप देख सकते हो पहला ऑप्शन लेड अपचयित हो रहा है, तो लेड इधर है ही नहीं, अपचयित कैसे हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। आप देख सकते हो कार्बन उपचयित हो रहा है हमारा, ये कार्बन आप देख सकते हो इधर ऑक्सीजन इसके अंदर योग करता है, तो ये कार्बन उपचयित होता है, ये सत्य है। उसके बाद लेड ऑक्साइड हमारा क्या हो रहा है, देखो लेड ऑक्साइड इधर लेड के साथ ऑक्सीजन ट्रांसफर हो गया कार्बन के साथ, तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है और कार्बन उपचयित हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड अपचयित है, कार्बन उपचयित, तो बी और सी ऑप्शन होगी। तो ऑप्शन होगा हमारा बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर हमारा जो होता है वो स्वस्थ मनुष्य का होता है 120 से 80 एचजी। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120 एचजी से 80 एचजी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है 6000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लार ग्रंथियों की संख्या होती है, तो लार ग्रंथियों की संख्या यहाँ पे ऑप्शन दिया है 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, इनमें से कोई नहीं, तो ये होता है 3 जोड़ी। लार ग्रंथियां 3 होती है, अधोहनु, अधोजिहा और अधोजिहा और अधोहनु। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27, लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है, तो लैंगिक जनन के लिए आवश्यक होता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन। किसी भी प्रकार का कोई भी प्राणी लैंगिक जनन के लिए अर्धसूत्री विभाजन यानी युग्मकों का निर्माण होना आवश्यक है, युग्म का प्रतिछेदन होगा जिससे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं वर्तिका। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो ध्यान रखेंगे अवतल लेंस के द्वारा केवल एक ही प्रतिबिंब बनाया जाता है, आभासी, सीधा और छोटा। आभासी याद रखेंगे, अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो एक ही प्रतिबिंब बनता है, आभासी, सीधा और छोटा। ठीक वैसे ही उत्तल दर्पण के अंदर एक प्रतिबिंब बनता है, सीधा, आभासी और छोटा। अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण के अंदर एक ही प्रतिबिंब बनता है, आभासी, आभासी एक ही प्रतिबिंब बनता है, वो भी बड़ा। तो प्रश्न में हमारे पूछा गया है, अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब बनाता है सदैव सीधा, आभासी और छोटा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की अक्षमता है, तो लेंस की अक्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 100/100/f। क्योंकि लेंस हमारा अवतल है तो फोकस दूरी ऋणात्मक रखेंगे, तो 50 सेंटीमीटर यानी P बराबर 100/-50, 50 दूनी 100, तो माइनस के 2 डायोप्टर, ये जो डी है ये डायोप्टर, तो आंसर होगा हमारा माइनस के 2 डायोप्टर। उसके बाद प्रश्न नंबर 31 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है, सबसे पहले मैं ऑप्शन की बात करूं, -1.6 गुणा 10⁻−19 गुलाम, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। 1.6 गुणा 10⁻−19 गुलाम ये प्रोटॉन का आवेश होता है। 1.6 गुणा 10⁻−19 जूल ये हमारा होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य। तो ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत का एसआई मात्रक है, तो विद्युत का एसआई मात्रक है हमारा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 33, ओम के नियमानुसार धारा आई विभवांतर V और प्रतिरोध में अभिष्ट संबंध है, तो हमारा जो ओम का नियम है वो है हमारा V बराबर आई आर। आप पहले ये चेक करेंगे V बराबर आई आर, इसमें दिया नहीं, तो V बराबर आई, आप I को V के बटे में लिखेंगे तो V बटा आई बराबर
आर वी बटा आई बराबर आर। ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो v को आर के बटे में लिखेंगे, v बटे आर बराबर आई, तो ऑप्शन होगा हमारा आई बराबर v बटे आर, ऑप्शन नंबर डी। बिजली यानी विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो होता है टंगस्टन धातु का। प्रश्न नंबर 35 है हमारा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक था, वो था यूरिया। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यूरिया। अब हमारा जो यूरिया का फॉर्मूला है वो है ऑप्शन नंबर सी, NH2CO NH2, ऑप्शन नंबर सी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक था वो है यूरिया, और यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। उसके बाद है प्रश्न नंबर 36, निम्न में अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व यानी वे तत्व जिनके अंतिम कक्षाएं पूर्ण रूप से भारी होती हैं वो कहलाते हैं अक्रिय तत्व। तो अक्रिय तत्व के अंदर हमारा होगा हीलियम। निम्न में अक्रिय तत्व है, तो इन सभी तत्वों के अंदर हमारा आयरन, सोडियम, लिथियम तीनों धातु हैं, और ये हमारा अक्रिय तत्व है जिसकी अंतिम कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से निम्न में से कौन अधिक धन विद्युतीय है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अधिकांश बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर कंफ्यूज हो जाता है। वो ज्यादातर ये समझ जाते हैं कि जिसके ऊपर जितना धनात्मक प्लस है वो ही उतनी ही धन विद्युतीय होगी, ऐसा नहीं होता। धन विद्युतीय तत्व वे तत्व होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होगी जो धातुएं अधिकतम क्रियाशील होंगी। यानी इन सभी तत्वों के अंदर कौन अधिक धन विद्युतीय, हमारा जो सोडियम है वो पोटेशियम से कम धन विद्युतीय होता है, तो अधिकतम है पोटेशियम। हमारा जो फ्लोरीन है वो अधिकतम ऋण विद्युतीय है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी देखो, जो धातुएं अधिकतम क्रियाशील होती हैं, जो धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं वे क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो हमारी सोडियम, मैग्नीशियम, P2O5 अधातु हो, तो ये हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं होगा, ये अम्लीय ऑक्साइड है। तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, Al2O3। ध्यान रखेंगे सोडियम और मैग्नीशियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, और इन सभी के अंदर एल्युमिनियम कम क्रियाशील है, इसलिए उभयधर्मी ऑक्साइड होगा Al2O3। उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जठर रस निकलता है। तो जठर रस हमारा निकलता है अग्नि अमाशय के अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति है। तो ध्यान रखेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा एक ही प्रतिबिंब बनाया जाता है, वो होता है आभासी व सीधा। तो प्रतिबिंब होगा हमारा आभासी व सीधा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, -5 डायोप्टर अक्षमता वाले लेंस की प्रकृति होगी। तो आप ध्यान रखेंगे, यदि लेंस की अक्षमता ऋणात्मक है तो लेंस होगा हमारा अवतल, और यदि लेंस की अक्षमता धनात्मक है तो लेंस होगा हमारा उत्तल। तो ध्यान रखेंगे डायोप्टर अक्षमता का मात्रक होता है -5 ऋणात्मक, तो इसलिए आंसर होगा हमारा अवतल, यानी ऑप्शन नंबर सी। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर जो हमारा दूर बिंदु होगा वो होगा अनंत पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनुष्य के नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य के नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर अधिकांश कंफ्यूज हो जाता है। प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बनता है, लेकिन स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है हमारा पीत बिंदु पर। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चनों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। मानव नेत्र में अगर प्रश्न पूछा जाए, मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर, मनुष्य मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है तो बिंदु भेद बिंदु पर। अंध बिंदु होता है वह बिंदु जिससे दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क में सूचनाएं प्रदान करती हैं, उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं, और कार्निया मानव नेत्र का भाग होता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। समय का मात्रक सेकंड होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, शक्ति का मात्रक होता है वॉट। तो हमारा किलोवाट घंटा होगा विद्युत ऊर्जा का मात्रक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न
सामर्थ्य P विभवांतर V तथा धारा I के मध्य संबंध है। तो ध्यान रखेंगे हमारा जो संबंध होता है P बराबर VI, तो ऑप्शन होगा हमारा B। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत फ्यूज को परिपथ के क्रम में लगाया जाता है, यानी विद्युत फ्यूज को परिपथ के या विद्युत परिपथ के अंदर किस क्रम में लगाया जाता है? तो श्रेणी क्रम में। फ्यूज को श्रेणी क्रम में भी लगाया जा सकता है और समांतर क्रम में भी लगाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन होगा हमारा ए व बी दोनों। तो ध्यान रखेंगे विद्युत फ्यूज को परिपथ के क्रम में लगाया जाता है, ए व बी दोनों। विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है हमारा विद्युत फ्यूज, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 46। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो हमारा पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे जाइलम, जाइलम जल यानी जय जल और फ्लोएम फूड यानी खाद्य पदार्थ। तो ऊतक दो प्रकार के हैं, दो हमारे पादप ऊतक हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल के लिए उत्तरदायी होता है और फ्लोएम यानी फूड यानी भोज्य पदार्थों के लिए उत्तरदायी होता है। तो हमारा ऑप्शन होगा पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का परिवहन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन मनुष्य के आमाशय का भाग नहीं है? मनुष्य के जो हमारा आमाशय होता है उसके तीन भाग होते हैं। मनुष्य के आमाशय के तीन भाग होते हैं। पहला होता है हमारा कार्डियक भाग, दूसरा होता है हमारा पाइलोरिक भाग और तीसरा होता है हमारा फंडिक भाग। चार भाग होते हैं, एक होता है शेषाग्र भाग। तो मनुष्य के आमाशय का भाग नहीं है ग्रसनी। ग्रसनी जो होते हैं हमारी वो ग्रास नली और मुख और ग्रास नली को जोड़ने का काम करती है हमारी ग्रसनी। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जर्मन सिल्वर, सभी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, सिल्वर का नाम सुन के जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? तो जर्मन सिल्वर जिंक का अयस्क होता है, इसलिए जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? तो वो होगी सिल्वर। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है Fe2O3 Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस के 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो आप देख सकते हो यहाँ हमारा आयरन ऑक्साइड, ये हमारा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम आयरन से अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड से आयरन को प्रतिस्थापित कर देता है, इसलिए ये होगी हमारी विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के अंदर दो अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। द्विव विस्थापन अभिक्रिया के अंदर अभिकारक परमाणुओं का आदान प्रदान होता है। वियोजन अभिक्रिया के अंदर एक अभिकारक दो या दो से उत्पादों में विभक्त हो जाता है और विस्थापन अभिक्रिया के अंदर अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देता है, इसलिए ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, तो हमारा HCl H2SO4 और HNO3 ये तीनों होते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होगा हमारा HCl। तो ध्यान रखेंगे सबसे अधिक प्रबलतम अम्ल है हमारा HCl H2SO4 HNO3 और सबसे लास्ट में होगा हमारा HCl। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य में प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम होता है मुख गुहिका के अंदर, प्रोटीन का पाचन नहीं होता। प्रोटीन का जो पाचन होता है वो होता है सबसे पहले आमाशय के अंदर। पेप्सिन नामक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके एक्टिव होकर प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन नामक एंजाइम। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन नामक एंजाइम। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा धमनी। नेक्स्ट प्रश्न धमनी और शिरा तंत्रों को जोड़ने वाली महीन वाहिनियां होती हैं। धमनिकाएं धमनियां होती हैं जो हृदय से शुद्ध रक्त शरीर के अंदर स्थानांतरित करती हैं। शिराएं शरीर से अशुद्ध ब्लड हृदय के अंदर स्थानांतरित करती हैं। महाशिराएं, ये शिराओं का महाशिराएं हृदय से शुद्ध रक्त या शरीर से शुद्ध रक्त हृदय में स्थानांतरित करती है, तो हमारी केशिकाएं ऑप्शन होगा। धमनी और शिरा तंत्रों को जोड़ने वाली महीन वाहिनियां है केशिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न है खनिज लवणों का अवशोषण होता है जड़ों के द्वारा, तने और पत्तियों के द्वारा नहीं होगा। तो पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो तने के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की घटना घटती है।
खनिज लवणों द्वारा लवणों का अवशोषण होता है जड़ों के अंदर, क्योंकि जड़ें मिट्टी के अंदर से खनिज लवणों को अवशोषित कर लेती हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय में। ये शायद रिपीट हुआ क्वेश्चन। इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि हमारी जो गर्दन होती है या ग्रसनी होती है उसके अंदर पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि, पिनिकाय ग्रंथि, और मनुष्य के मस्तिष्क में जो ग्रंथि पाई जाती है वो होती है पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। मास्टर ग्रंथि होगी हमारी पीयूष ग्रंथि। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मादा लिंग हार्मोन अथवा स्त्रियों में पाया जाने वाला हार्मोन है। तो मादा लिंग हार्मोन जो हमारा होगा वो होता है एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन होता है पुरुष लिंग यानी नरलिंग। नरलिंग के अंदर जो हार्मोन्स पाया जाता है वो टेस्टोस्टेरोन, और मादा लिंग के अंदर जो हार्मोन्स पाया जाता है वो होता है एस्ट्रोजन। इंसुलिन अग्नाशय के अंदर स्रावित होने वाला एक हार्मोन्स है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से खरपतवार नाशक है। गैमेक्सिन, ABA24D। तो 24D हमारा होगा खरपतवार नाशक, यानी खेतों के अंदर जो फसलों के अंदर जो घास वगैरह या कुछ भी अदर जो हो जाता है फसल के अतिरिक्त, उसकी समाप्ति के लिए अन्य पादपों के लिए उसकी समाप्ति के लिए हम 24D का यूज करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच का जो अपवर्तनांक होगा वो होगा बैंगनी रंग के लिए। जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक होगा, अपवर्तन अधिक होगा, उसी माध्यम का अपवर्तनांक भी अधिक होगा। तो यहाँ प्रश्न ये भी बनता है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है अधिकतम बैंगनी रंग के लिए, तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैंगनी रंग के लिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है। तो एक संकर संकरण का जो रेशो होता है वो होता है 1:2:1, लेकिन जो द्विसंकर संकरण का जो अनुपात होता है वो होता है हमारा 9:3:3:1, 9:3:3:1। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। तो फिलोसफी ऑफ जूलॉजिक पुस्तक के लेखक का नाम है डार्विन। उसके बाद यदि आप एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप पर हेलो लिखकर हमसे जुड़िए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7248162680। इस नंबर पे आप केवल हेलो लिखकर हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको लिंक देंगे, तब आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।